औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, तमाम होम्योपैथ कम्युनिटी को, तलबा व तालिबात को डॉक्टर बाबर अमीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुफ्तगू चल रही है मटिया मेडिका के हवाले से और हम लोग बेलाडोना को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बेलाडोना के नर्वस सिस्टम के ऊपर जो असरात हैं उनका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और हम ये देखेंगे कि बेलाडोना किस तरह हमारे नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है और उसको मुतासर करने के बाद कौन कौन सी अलामात हैं जो पैदा होती हैं और उनके पैदा होने की वजूहात जो हैं वो क्या हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम एक बुनियादी सिस्टम है हमारे जिस्म का, जो कि हमारे जिस्म के हमारे जो जिस्म है उसके तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। वो दोस्त जो पहली दफ़ा हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, बाबर चौक, फैसलाबाद से आप दोस्तों के साथ मुखातब हूं और हमारी कोशिश है कि हम होम्योपैथी, होम्योपैथ्स और होम्योपैथिक फील्ड के साथ मुंसलिक जितने दोस्त हैं उनको रोज़ाना नई से नई आने वाली तब्दीलियों से आगाह करें। होम्योपैथिक सिस्टम में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसके हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाई जाएं। तो चलें दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। और इससे पहले कि हम आज अपने सफ़र का आगाज़ करें, मैं चंद बातें जो है वो रिपीट करना चाहता हूं जो कि पहली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, ताकि एक रिव्यू आपके सामने आ जाए और आप अच्छी तरह समझ सकें जो बातें हम आगे करने जा रहे हैं कि उनका फ़ायदा क्या है। और मैंने इन प्रोग्राम्स को शुरू करने से पहले बताया था आपको कि इनको शुरू करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल पैरा करते हुए मटिया मेडिका को सीखने की कोशिश करें। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर हानीमन ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि एक होम्योपैथ फिजिशियन को यह समझना चाहिए कि वो जिस मर्ज का इलाज कर रहा है या जिस मरीज का इलाज कर रहा है उसके अंदर क्या मर्ज है और उस मर्ज के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो ठीक करने के काबिल है या उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमें यह भी देखना है कि वो कौन सी शफाइया खसूसियात रखने वाले अज्जा हैं जो उस दवा में पाए जा रहे हैं, जो दवा हम उस मरीज को मर्ज ठीक करने के लिए देना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ऊपर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी तमाम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, यानी हमारी जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म के जितने मसल्स हैं, हमारे जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं, उनकी वॉलंटरी जो मूवमेंट्स हैं वो ये कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स
ऑफ स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गन्स और दीगर को कंट्रोल करता है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ एक रिव्यू आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जब बेलाडोना के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होंगे तो वो सीएनएस को किस तरह मुतासर करेंगे और हमारे पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे मुतासर करते हैं। अगर सीएनएस को मुतासर करेंगे तो क्या क्या अलामत पैदा होंगी, अगर पेरिफेरल सिस्टम को मुतासर करते हैं तो क्या क्या अलामत पैदा होंगी। यहाँ पे एक बार मैं बताता चलूं कि हमारा जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है इतने हिस्से पर, और यहाँ से आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो शुरू होता है। यानी दिमाग और स्पाइनल कार्ड के बाहर जितना भी नर्व्स का जाल फैला हुआ है वो सारे का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दायरे अख्तियार में आता है, या आप कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस पर मुश्तमिल है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा जब बेलाडोना यानी बेलाडोना का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम पहले देख चुके हैं एट्रोपिन, वो जब मुतासर करता है, वो जब हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद वो हमारे इन सिस्टम्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए सोमैटिक और ऑटोनोमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको वो मुतासर करता है, उनके अफ़ाल को मुतासर करता है। तो फिर कौन कौन सी अलामत पैदा होने के जो है वो चांसेस होते हैं और कौन कौन सी अलामत पैदा होती हैं, और इसी चीज को समझ के आपको पता चल जाएगा कि बेलाडोना के अंदर माइंड सिम्टम कैसे पैदा होते हैं और बाकी सिम्टम जो है वो क्यों कर आते हैं। यहीं से आपको एक चीज का और इल्म होगा कि हम तो अभी एट्रोपिन को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेलाडोना के अंदर 2-3 और भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो कम असरअंदाज होते हैं इनके ऊपर, इसलिए उनका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाकर आने वाली वीडियोस में हम उनका जिक्र भी करेंगे जब हम मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ बेलाडोना को का मुआजना करेंगे। उसका जो है हम लोग एक आप कह सकते हैं मुकाबला करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ अलामात जो बेलाडोना में पाई जाती हैं वो कुछ और अद्वियात में भी पाई जाती हैं, कुछ दीगर अद्वियात की अलामात बेलाडोना में भी पाई जाती हैं, लेकिन हर दवा की कुछ मखसूस अलामात हैं जो किसी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती। उसकी वजूहात क्या हैं, इनका आगे चल के हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या अफ़ाल सर अंजाम देता है, सिंपैथेटिक रिस्पांस क्या होता है और पैरासिम्पैथिक रिस्पांस जो है वो क्या आता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, यानी ये वो मूवमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर इंसान का अख्तियार नहीं होता है। कुछ मूवमेंट्स हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं, उनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो सिंपैथेटिक रिस्पांस और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस के नतीजे में सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दिल की एग्जांपल लेते हैं तो सिंपैथेटिक रिस्पांस जो होता है वो इंक्रीज रेट होता है, यानी कि सिंपैथेटिक रिस्पांस जो है दिल का धड़कन का उसमें इजाफा हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस के तौर पर डिक्रीज रेट होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है या एक बहुत ऊंची शोर की आवाज हम सुनते हैं तो अचानक हमारा दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है।
अब ये जो धड़कन तेज होती है वो सिंपैथेटिक रिस्पांस होता है, इंक्रीज रेट, कि हमारे बॉडी को मोर ऑक्सीजन की, मोर चीजों की जरूरत होती है और हमारा जिस्म जो है फौरी तौर पे हार्ट बीट तेज कर देता है, ताकि इस जो ट्रॉमा आया है, ये जो अचानक हमें धमाका सुनने के बाद हमारे बॉडी पे जो असरात आए हैं उन्हें कवर अप किया जा सके। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जो दिल की धड़कन में इजाफा हुआ था वो आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। जब वो नॉर्मल होना शुरू होती है तो वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस के तौर पे हो रही होती है, उसे जो है डिक्रीज किया जाता है ताकि वो अपने नॉर्मल रेट पर आ जाए। इसी तरह हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो डायलेट होते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस में और कंस्ट्रिक्ट होते हैं टू नॉर्मल, कि अपनी नॉर्मल हालत पर आते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस में। इसी तरह आइरिस के ऊपर अगर हम देखें तो पिपल्स डायलेट होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में पिपल जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं। यानी ये दोनों फंक्शन जो हैं वो साइड बाय साइड जो है वो काम कर रहे होते हैं। इन दोनों में से कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी का जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा हमारा जो जिस्म का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कुदरत ने मुहैया किया है वो हमारे जिस्म के अंदर बैलेंस कायम रखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको यूज करता है। ये दो सिस्टम दिए गए हैं हमारे जिस्म के अंदर। इसी तरह सिल्वरी ग्लैंड्स के अंदर जो है सिक्रीशन का बढ़ जाना, सिक्रीशन का नॉर्मल होना, स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर भी यही चीजें आती हैं। उसी तरह जो स्टमक और इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं इसमें जो सिंपैथेटिक हमारा रिस्पांस है डिक्रीज सिक्रीशन हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज सिक्रीशन हो जाता है फॉर नॉर्मल डाइजेशन। इसी तरह इंटरनल अगर हम स्फिंक्टर्स को देखें, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को हम देखें तो ये कंट्रैक्ट करता है टू प्रिवेंट डिफेक्शन, जबकि रिलैक्स करता है परमिट डिफेक्शन पैरासिम्पैथिक रिस्पांस के तौर पर। यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम देखते हैं तो ये रिलैक्सिस टू प्रिवेंट यूरिनेशन, जबकि कंट्रैक्ट करता है फॉर नॉर्मल यूरिनेशन। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस में जो ब्लैडर है वो कंट्रैक्ट करेगा ताकि नॉर्मल यूरिनेशन हो सके, जबकि सिंपैथेटिक रिस्पांस के अंदर ये रिलैक्स करेगा कि यूरिनेशन से को रोका जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि यूरिन जो है वो हमारे ब्लैडर में जो है वो इकट्ठा होता रहता है। अब अगर ब्लैडर में ये दोनों रिस्पांस ना हो तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे यूरिन आएगा वैसे वैसे पास आउट होता जाएगा, हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों सिस्टम जो हैं ये मिलकर इस चीज को कंट्रोल करते हैं। जब ब्लैडर एक खास हद तक भर जाता है तो फिर हमें एहसास होता है कि वी हैव टू यूरिन, तो फिर हम लोग जो है वो यूरिन के लिए जो है वो जाते हैं। तो ये सिंपैथेटिक रिस्पांस और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस के हवाले से मुख्तसर सा जायजा जो है शॉर्टकट मैंने आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें जब हम बेलाडोना के हवाले से बात करेंगे तो फिर आपके ज़हन में फौरन चीज आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पर एट्रोपिन ने जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक को डिस्टर्ब किया, या उसने CNS को डिस्टर्ब करते हुए ब्रेन के किसी हिस्से को डिस्टर्ब किया, स्पाइनल कार्ड को जो है वो डिस्टर्ब किया। तो ये अलामत जो है वो सामने आई हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन इन रिलेशन टू डोज के एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि एट्रोपिन की कितनी मिकदार हमारे जिस्म में जाके क्या क्या चेंजेस जो है वो पैदा करती है। 0.5 मिलीग्राम अगर एट्रोपिन हमारे जिस्म में जाए तो वो स्लाइड कार्डियक स्लोइंग, यानी हमारे दिल को या दिल की धड़कन को वो आस्था कर देगी, सम ड्राइनेस ऑफ माउथ पैदा करेगी, इनहेबिटेशन ऑफ स्वेटिंग 0.5 मिलीग्राम में। 1 मिलीग्राम अगर हम एट्रोपिन देते हैं
तो उसमें डेफिनेट ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, प्यास होगी, एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट होगा, सम टाइम प्रिसीडेड बाय स्लोइंग, यानी कि अक्सर अगर हम 1 मिलीग्राम देंगे तो उसमें दिल की धड़कन का बढ़ना पाया जाएगा, लेकिन बाज का कम होना भी देखने में आता है। माइल्ड डायलेशन ऑफ पिपल्स, तो जो हमारी पुतलियां हैं वो किसी हद तक फैलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक 1 मिलीग्राम से। जब हम 2 मिलीग्राम डोज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस्म के अंदर रैपिड हार्ट रेट होगा, पल्पिटेशन होगी, मार्क ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, डायलेटेड पिपल्स पाए जाएंगे, सम ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, तो जो करीब की विजन है उसमें ब्लरिंग आ जाएगी, धुंधलापन उसमें जो है वो आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 0.5 मिलीग्राम गया तो क्या सूरत हाल हुई, 1 मिलीग्राम गया तो क्या सूरत हाल हुई, और 2 मिलीग्राम अगर जिस्म में जाता है तो वो कितनी वुसअत तक अपने जो असरात हैं वो हमें दिखाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आपके अभी तक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस हम जिसको कहते हैं, वो आपका जो है वो मुतासर हो रहा है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो मुतासर हो रही हैं इससे, ठीक है। जो बैरूनी दुनिया से हमारा राब्ता है वो मुतासर हो रहा है, हमारे जिस्म का अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। आगे अब हम चलते हैं, 5 मिलीग्राम तक अगर हम देते हैं तो ऑल द अबव सिम्टम्स मार्क्ड, के ऊपर जितनी बातें हमने की हैं वो नुमाया हो जाते हैं। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड स्वेलिंग, के खाना निगलने में और बोलने में जो है वो मुश्किल दरपेश आती है, रेस्टलेसनेस होती है, फटीग पाई जाती है, हेडेक है, ड्राइनेस है, हार्ड स्किन है, मिक्चुरेशन में मुश्किलात हैं, रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल पैरास्टालिसिस इसमें पाया जाता है। 5 मिलीग्राम अगर एट्रोपिन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो। 10 मिलीग्राम अगर हम कराते हैं तो इसमें अबव सिम्टम्स मोर मार्क्ड, पल्स रैपिड एंड वीक, आइज प्रैक्टिकली obliterated, vision very blurred, skin flushed। अब ये देखें कि पीछे 0.5, 1, 2 तक हमें स्किन जो है वो फ्लश्ड नजर नहीं आई। 5 मिलीग्राम से ऑनवर्ड हमें स्किन का गर्म होना जो है वो महसूस होता है, और जब 10 मिलीग्राम हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहां पर हमारा जो स्किन है वो हार्ड भी होती है, ड्राई भी होती है और फ्लश्ड भी होती है, यानी उसमें सुर्खी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद रेस्टलेसनेस पाई जाती है, जोश पाया जाता है और हेलुसिनेशंस पाई जाती हैं, डिलीरियम पाया जाता है, कोमा पाया जाता है 10 मिलीग्राम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद। यानी 10 मिलीग्राम एट्रोपिन जब हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो फिर जहनी अलामात, माइंड सिम्टम जो है डेवलप होना शुरू होते हैं। यानी कि 10 मिलीग्राम जब एट्रोपिन या 5 मिलीग्राम से ऊपर एट्रोपिन जब हमारे जिस्म में जाना शुरू हो जाती है तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर करना शुरू कर देती है। उससे पहले वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मुतासर कर रही है, लेकिन 5 मिलीग्राम से ऊपर जब वो जाना शुरू होती है तो वो आस्ता आस्ता हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है वो मुतासर करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के असल में अफआल क्या है, वो कितने अफआल सरअंजाम देता है, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जो कि ब्रेन और हमारे स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है, वो क्या अफआल सरअंजाम देता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन के अंदर कितने यूनिट्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, और किस तरह
वहां पर क्या क्या चेंजेस लाता है एट्रोपिन जाकर, और उन चेंजेस की वजह से क्या क्या अलामात पैदा होती हैं, जिनमें से अभी हमने देखा कि जोश का आना, हेलुसिनेशंस का आना, डिलीरियम का होना, यानी कि बेलाडोना में जो भूत प्रेत नजर आते हैं, मुख्तलिफ ड्रॉनी चीजें नजर आती हैं, उसमें जोश पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है, उसमें यहाँ तक कि पेशेंट काटने को दौड़ता है। ये चीजें हम पीछे भी देख आए हैं जब हम मेमोराइजिंग टिप्स कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताई थी। तो ये दोस्तों सारा मामलात हैं जो आपके सामने रखे हैं कि अगर एट्रोपिन जो है वो हम 0.5 मिलीग्राम दें तो क्या होगा, और 10 मिलीग्राम दें तो क्या होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम के जरिए बेलाडोना हमारे जिस्म पे कैसे असरअंदाज होती है। तो बेलाडोना जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम के जरिए तकरीबन 11 स्पेशल सेंटर्स हैं जिनके अफ़आल को वो मुतासिर करती है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम के जरिए ये मोटर और सेंसरी पैरालिसिस पैदा करती है, यानी जो मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, मैसेज लेके आने वाली और मैसेज लेके जाने वाली। जो हमारी मोटर नर्व्स हैं वो मैसेज लेके जाने वाली होती हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेज लेके दिमाग की तरफ आती हैं, और दिमाग से जो आर्डर इशू होते हैं वो मोटर नर्व्स लेकर हमारे जिस्म के मुतल्लिका हिस्सों तक जाती हैं। सर्कुलेशन, कार्डियक इनहेबिटेशन इसमें पाई जाती है, ठीक है। कैपिलरीज जो है वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर पाती, जो सेंटर्स हैं वो स्टिमुलेशन उनमें पाई जाती है, हार्ट बीट का तेज होना इसमें पाया जाता है। टेम्परेचर को भी ये तकरीबन 2 से 3 डिग्री तक बढ़ाती है सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हुए। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व को मुतासर करते हुए ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, तहरीक पैदा करती है उनमें। इसी तरह मसल्स ऑफ हालो विसरा को मुतासर करती है, मिसाल के तौर पर अब्डोमेन, वहां पे पैरालिसिस पैदा करती है, यानी कि जो हालो विसरा हैं उनमें पैरालिसिस पैदा करती है। इसमें सबसे बड़ा आपके पास अब्डोमेन आ जाता है कि पेट के जो मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस जो है वो पैदा करती है बेलाडोना, यानी बेलाडोना का मतलब एट्रोपिन हमारे सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम के जरिए। किडनी को भी मुतासर करती है, और किडनी को मुतासर करते हुए वहां पे कंजेशन पैदा करती है, ब्लैडर को मुतासर करती है, स्फिंक्टर्स जो है उनको पैरालाइज्ड करती है। अब अगर आप ये देखें, जैसे हमने देखा कि ब्लैडर को, स्फिंक्टर्स को पैरालाइज करती है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो रिस्पांस है वो किस तरह मुतासर होते हैं, और यहां पर कौन सा रिस्पांस मुतासर हो रहा है, कौन सा सिस्टम मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिम्टम जो है वो डेवलप हुए। जनरेटिव ऑर्गन्स में कंजेशन पैदा करती है अरेस्टेड सिक्रीशंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम को मुतासर करते हुए ये सिक्रीशंस को रोक देती है, अरेस्टेड सिक्रीशंस, इन्फ्लेमेशन, वहां पे सोजिश पैदा करती है, और जो उनकी सिक्रीशंस होती हैं, अखराजात होते हैं, उनको डिस्टर्ब करती है ग्लैंडुलर सिस्टम के ऊपर। जब हम स्किन की बात करते हैं तो वहां पे ये एडिस्पेलेटस इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, इसी तरह कॉपियस पर्सपिरेशन जो है वो पैदा करती है। आइज की हम बात करें, मेट्रोसिस पैदा करती है, कंजेशन पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन वहां पर पैदा करती है। बेलाडोना म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर असरअंदाज होते हुए उनकी जो रुतूबात हैं उनको मुकम्मल तौर पर अरेस्ट करती है, मुकम्मल तौर पर उनको रोकती है, उनमें कमी लाती है। तो दोस्तों
ये वो 11 एक्शन सेंटर्स हैं जिनके जरिए या जिनको सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम के जरिए एट्रोपिन मुतासर करते हुए मुख्तलिफ किस्म की अलामात का सबब बनती है या हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफाल को डिस्टर्ब करने का सबब जो है वो बनती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें और हम अब नर्वस सिस्टम से मुतल्लिका दीगर अलामात का जायजा लें, हम माइंड सिम्टम को देखें और हम ये देखें कि हमारे माइंड सिम्टम्स जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं, उससे पहले दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास पहली टर्म आती है सेंसोरियम, मरकज़े हिस्स। The totality of those parts of the brain that receive, process and interpret sensory stimuli, यानी सेंसोरियम जो है वो उन तमाम हिस्सों पर मुश्तमल है। मरकज़े हिस्स हम किसको कहते हैं? मरकज़े हिस्स में, सेंसोरियम में वो तमाम हिस्से शामिल हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस को, सेंसेस को रिसीव करते हैं और उनके ऊपर खास प्रोसेस करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, मतलब निकालते हैं। उन तमाम मराकज़ को मजमूई तौर पर हम सेंसोरियम कहते हैं। यानी हमारे दिमाग के वो तमाम पार्ट्स, वो तमाम हिस्से जो किसी भी आने वाले मैसेज को वसूल करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, मतलब निकालते हैं ताकि रिस्पॉन्स दिया जा सके, ताकि जो मैसेज आया है उसके मुताबिक हम उसको रिपोर्ट कर सकें और उस पर क्या अमल करना चाहिए। जिस अज़ू की तरफ से मैसेज आया था उस अज़ू को उसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, वो मैसेज भेजने तक जितने ब्रेन के हिस्से उसमें शरीक होते हैं उन्हें मजमूई तौर पर हम सेंसोरियम कहते हैं, मरकज़े हिस्स कहते हैं। The sensorium is the supposed seat of sensation. सेंसोरियम को एहसासात महसूस करने का बुनियादी मरकज समझा जाता है कि जो सेंसोरियम है वहीं पर हमें तमाम एहसासात महसूस होते हैं। द प्लेस टू विच इम्प्रेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड आर कन्वेड एंड परसीव, ये वो जगह है जहां पर बैरूनी दुनिया से आने वाले एहसासात को वसूल किया जाता है, उन्हें समझा जाता है ताकि उसके मुताबिक जवाब दिया जा सके। द सेंसोरियम आल्सो रेफर्स टू द एंटायर सेंसरी अपरेटस ऑफ द बॉडी, और सेंसोरियम में वो तमाम सेंसरी अपरेटस जिस्म का शामिल है जो मुख्तलिफ किस्म के एहसासात को बैरूनी दुनिया से वसूल करता है और आगे भेजता है। फिर उस पर दिमाग के बहुत से हिस्से मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं कि क्या मैसेज आया। कि जिस्म के अंदर जो मैसेजिंग होती है, एक मैसेज जो हमारी बॉडी तक पहुंचता है हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए, वो कोड्स में होता है और उन कोड्स को डिकोड करना, डिकोड करने के बाद ये देखना कि क्या मैसेज आया है और फिर उसका हमने आगे जवाब क्या देना है, ये इस मरकज यानी सेंसोरियम का काम है। अब आपने देखा कि हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो कितना पचीता है और नैनो सेकंड के भी नैनो सेकंड में ये सारा कुछ हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। हमारा दिमाग इतनी स्पीड से काम कर रहा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और सारे डिसीजंस और ये वो नैनो सेकंड्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब जब आपका सीएनएस मुतासर होगा, जब आपका पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम मुतासर होगा तो आप खुद सोचें क्या होगा। डेफिनेटली अभी हमने बात की कि ब्रेन के तमाम हिस्से, तो इसका मतलब जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुतासर होगा एट्रोपिन के असरात की वजह से, तो वो जो ये सारे अफ़ाल कर रहा है, जो वो आने वाली सेंसेशंस को वसूल कर रहा है, उन पे प्रोसेस कर रहा है, उनको इंटरप्रेट कर रहा है और उसके बाद वो उनको आगे अमल के लिए भेज रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उनमें फर्क आएगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये जो गुफ्तगू है ये थोड़ी तवील हो सकती है, हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। कब किस वक्त कौन सी काम की बात हो गई ये कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसको बीच बीच में देखने की बजाय आप जरा तफसीलन पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि क्या बात हुई है। बाज़ का एक छोटी सी बात समझाने के लिए एक बहुत बड़ी तमहीद बांधना पड़ती है ताकि दोस्त उस बात को समझ सकें। जैसा कि आप सब ने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, लेकिन एट्रोपिन के जो इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर या बेलाडोना की जो अलामात पैदा होती हैं, उनको समझने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें ये थोड़ा सा सेगमेंट शामिल करना हमारे लिए जरूरी था ताकि हमारे दोस्त एक दफा नर्वस सिस्टम को रिव्यू कर लें, उन्हें पता तो हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है और किस तरह कौन सी चीज मुतासर होगी और उसका नतीजा जो है वो किन अलामात की सूरत में सामने आएगा। एक तो सेंसोरियम की बात हो गई कि सेंसोरियम में वो तमाम हिस्से शामिल हैं, वो तमाम पार्ट शामिल हैं जो सेंसेस को वसूल करते हैं, उनके ऊपर प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो टर्म आगे चल के इस्तेमाल होगी वो सेंसेशन, एहसास है। सेंसेशन इज अ फिजिकल फीलिंग और परसेप्शन from something that comes into contact with the body, something sensed। कि सेंसेशन जो है वो एक फिजिकल एहसास है, एक फिजिकल अदराक है कि जब कोई चीज हमारे जिस्म को छूती है, कोई चीज हमारे जिस्म के साथ कांटेक्ट करती है, तो वो एहसास जो पैदा होता है, वो जो उसका रद्द-ए-अमल पैदा होता है, उसको हम सेंसेशन कहते हैं। यानी ये वो एहसास हैं जिनको सेंसोरियम जो है वसूल करता है और उनको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, ताकि दिमाग जो है, हमारा जहन जो है, दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो ऑर्डर कर सके कि ये जो प्रॉब्लम आया है इसका हल कैसे और क्या निकालना है। दोस्तों, मरकज़े हिस्स की बात करते हुए जब हम बात करते हैं तो एट्रोपिन जब हमारे नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होती है, तो नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होते हुए वो हमारे सेंसोरियम को मुतासर करती है, हमारे मरकज़ी हिस्स जो है उसको मुतासर करती है। अब जब एट्रोपिन के ज़ेरे असर हमारा सेंसोरियम जो है, मरकज़ी हिस्स जो है वो मुतासर होता है। मरकज़े हिस्स को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मरकज़े हिस्स क्या है। जब वो मुतासर होता है तो क्या होता है, हिस्सों का जल्द मुतासर होना शामिल हो जाता है कि जितनी भी हमारे जिस्म की हिस्से हैं 5 की 5 वो ज्यादा एहसास हो जाती हैं। अब आप बात गौर से सुनते जाएं कि मरकज़े हिस्स जब मुतासर होता है एट्रोपिन के ज़ेरे साया, तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी हिस्सी अज़ा हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, वो ज्यादा एहसास हो जाते हैं। और यही वजह है कि बेलाडोना का मरीज रोशनी से भी एहसास होता है, बेलाडोना का मरीज
जो है शोर से भी एहसास होता है, थोड़ा सा शोर भी उसके लिए बहुत ज्यादा लगता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। एक्सेसिव नर्वस एक्साइटेबिलिटी के बहुत ज्यादा असाबी जोश पैदा होता है, तमाम अज़ा की असासियत बढ़ी हुई होती है, और खून का बहाव जो है वो सर की जानब होता है। कानों में गरजदार आवाजों का आना पाया जाता है, चक्कर आना ये पाया जाता है। यानी जब एट्रोपिन हमारे जिस्म में इंट्रोड्यूस होती है, जब एट्रोपिन हमारे जिस्म में जाती है और वो हमारे सेंसोरियम को मुतासर करती है, तो सेंसोरियम को मुतासर करते हुए या सेंसोरियम के मुतासर होने के बाद ये तब्दीलियां रूनुमा होती हैं कि हमारी जो हिस्से हैं वो ज्यादा एहसास हो जाती हैं, बहुत ज्यादा असाबी जोश पैदा हो जाता है, तमाम जो हिस्सी अज़ा हैं उनमें एहसासियत बढ़ जाती है, खून दौराने खून जो है सर की जानब ज्यादा हो जाता है, कानों में जो गरजदार आवाजें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, वर्टिगो यानी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, झुकने पर झुककर उठने पर चक्कर का आना, हल्का सा शोर परेशान कुन हो, हल्की सी रोशनी परेशान कुन हो, ये मरकज़े हिस्स यानी सेंसोरियम के मुतासर होने से ये तब्दीलियां हमारे जिस्म के अंदर रूनुमा होती हैं, बेलाडोना के हवाले से, एट्रोपिन के हवाले से। अब यहां मैं एक और बात बताता जाऊं कि अगर कोई और प्लांट है, आप देखते हैं कि उसमें भी इनमें से कुछ अलामात कम शिद्दत से पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस प्लांट के एक्टिव इंग्रेडिएंट में एट्रोपिन भी शामिल है, लेकिन एट्रोपिन की मिकदार उस प्लांट में बेलाडोना की निस्बत कम है, जबकि बेलाडोना में वो ज्यादा मिकदार में है। इसलिए बेलाडोना में उसकी अलामात ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जबकि दूसरे मेडिसिन में उसकी अलामत प्रोमिनेंट इसलिए नहीं क्योंकि उस पौधे में एट्रोपिन की मिकदार बेलाडोना की निस्बत जो है वो कम है। और यही फार्मूला तमाम अद्वियात की उन अलामात पर लागू होता है जो अलामात अद्वियात में मुश्तरका पाई जाती हैं। वो अलामात अद्वियात में मुश्तरका इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि उनसे मुतल्लिका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उन अद्वियात में मुश्तरका तौर पर ज्यादा या कम मिकदार में पाए जाते हैं। मिकदार के ऊपर इन्हिसार होता है अलामात की शिद्दत का। जैसे अभी हमने एट्रोपिन के हवाले से देखा कि 0.5 मिलीग्राम में वो कुछ और अलामत पैदा कर रही है और 10 मिलीग्राम में वो कुछ और अलामत या कुछ और अज़ा को मुतासर कर रही है। अब जबकि हमने ये देख लिया कि किस तरह हमारे सीएनएस को, पीएनएस को एट्रोपिन मुतासर करती है, अब हम थोड़ा सा आगे चल के कुछ चंद एक जहनी अलामात को डिस्कस करते हैं। बेलाडोना के अंदर मेमोरी इंपेयर्ड होती है, यानी याददाश्त का फुकदान पाया जाता है, इसमें भूलने की आदत पाई जाती है, वो भूल जाता है कि वो क्या करने जा रहा था। इसी तरह बेलाडोना के अंदर माइंड डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, यानी इसमें जहन इंतहाई बदनज़मी का शिकार होता है, इसलिए इसकी गुफ्तगू ख्यालात का साथ नहीं देती, ना ख्यालात एहसासात का, ना ही सामने मौजूद अशिया का एहसास होता है।
अब यहां से आप खुद समझ जाएं कि बेलाडोना का जो पेशेंट है उसमें यह अलामत पाई जाती है कि वो काटने को दौड़ता है, मारने को दौड़ता है। अब इसी ज़हनी बदनज़मी की वजह से, इसी ज़हनी बदनज़मी का शिकार होने की वजह से उससे ये एक्ट परफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक तो उसके सोचने समझने और थॉट्स के दरमियान जो एक रब्त होना चाहिए वो नहीं है। उसके ख्यालात एहसासात जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, और ना ही उसे इसी वजह से ये पता चलता है कि भी उसके इर्द गिर्द क्या है। लिहाजा बच्चे के सामने उसके बहन भाई आ जाएं, माँ बाप आ जाएं, कुछ भी आ जाए, उसका रिएक्शन उन सब के लिए एक जैसा ही होता है जब वो बेलाडोना बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि बेलाडोना अगर तंदुरुस्त हालत में है तो वो एक नेक सिफ्त, एक फरिश्तों जैसा इंसान है। लेकिन अगर वो बेलाडोना करैक्टर में आ जाता है, वो बेलाडोना बन जाता है, तो फिर वो एक उतना ही शैतानियत का शिकार हो जाता है, डेविल बन जाता है, वो एक आप कह सकते हैं शैतान बन जाता है। और इसके हवाले से हम इंशाल्लाह आगे मजीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे। बेलाडोना के अंदर टेमोरियस इंसैनिटी पाई जाती है, यानी बुज़दिलाना पागलपन इसके अंदर पाया जाता है। तस्वुराती तौर पर बहुत सारी चीजें उसे नजर आती हैं। तस्वुराती तौर पर फांसी घाट नजर आएगा, तस्वुराती तौर पर उसको खास तौर पे काले कुत्ते जो हैं वो नजर आएंगे, काले कुत्तों से डरेगा तस्वुराती तौर पर। इसमें वायलेंट डिलीरियम भी पाया जाता है, शदीद दीवानापन, इस्तराब इसमें पाया जाता है, शदीद गुस्सा, अपने करीब मौजूद अफराद को यहां तक के काट लेता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी हम वो पीछे वाली अगर बात को देखें जहां पे हमने देखा था कि इसमें ज़हनी बदनज़मी पाई जाती है, तो उसका प्रैक्टिकल इजहार जो है वो शदीद गुस्से और अपने करीब मौजूद अफराद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की शक्ल में सामने आता है। ये था दोस्तों हमारा आज का बेलाडोना के हवाले से एक मुख्तसर सा सेशन, जिसमें हमने देखा कि बेलाडोना जो है वो किस तरह हमारे नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है, और मुतासर करते हुए किस तरह कुछ माइंड में कुछ अलामात पैदा करती है। इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हुए ये किस तरह विजुअल, ऑडिटरी और दूसरी जो सेंसरी हेलुसिनेशंस हैं वो डेवलप करती है, उनमें कौन कौन सी अलामा जो है वो ये सामने लेके आती है। अभी हम बेलाडोना को सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एट्रोपिन जो है वो किस तरह हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होके कहां पे क्या क्या शरारतें करती है, कहां पे क्या क्या गुल खिलाती है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बेलाडोना के सिम्टम्स हैं उनको भी बड़ी तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक सिम्टम को हम अच्छे तरीके के साथ समझें। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप हमारे चैनल को, इसमें आने वाली वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। अपने सजेशंस, तजावीज़ आप देते रहिए, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उन तजावीज़ की रोशनी में हम इसको मज़ीद बेहतर करते जाएं। ये प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, उनमें आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब के साथ मुंसलिक दोस्तों, ख़ास तौर पर होम्योपैथ के हाथ में खुसूसी शिफा नायत फरमाएं, ताकि हम उस
ड्यूटी को ऐसे तरीके से पूरा कर सकें जो ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।